कि अपने संबोधन में पीएम मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि पश्चिम एशिया संकट को लेकर चिंता जताई है। तो वहीं पर दूसरी ओर सरकार महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए 2 अहम विधेयक लाने की भी तैयारी में है और जिनमें एक संवैधानिक संशोधन भी शामिल है। और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वेस्ट एशिया में युद्ध शुरू हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं और युद्ध की वजह से ही दुनिया में गंभीर एनर्जी भी संकट पैदा हो गया है। इस दौरान ही पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। सभापति जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। सभापति जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक 1,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल की वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाओं के मद्देनजर और साथ ही भारत की रक्षा तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और इसके साथ ही जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष समीर कामत और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का चौथा हफ्ता भी शुरू हो गया है। वहीं होमस स्ट्रेट के गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग भी बाधित है और 28 फरवरी को ही अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए संयुक्त सैन्य हमलों में ईरान के 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद से तनाव और बढ़ गया है। तो
तो वहीं उधर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई रेल रद्दीकरण नीति की जानकारी दी। मंत्री वैष्णव ने बताया है कि अब टिकट रद्द करने पर किराए का 25% शुल्क लगेगा। वहीं पर उन यात्रियों के लिए जो कम से कम 72 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं, उनके लिए केवल न्यूनतम रद्द करने का शुल्क लागू होगा। इसका उद्देश्य यात्रा रद्द करने की प्रक्रिया को सरल और यात्रियों के लिए कम बोझिल बनाना है। % ऑफ द फेयर इंट्रोड्यूस किया, जो कि कैंसिलेशन का चार्ज रहेगा, और 72 आवर्स से पहले जेन्युइन पैसेंजर है जिसने अगर कैंसिल कराया है और अगर और भी कोई है तो उसमें नो डिडक्शन एक्सेप्ट दी जो एक मिनिमम जो चार्ज होता है मिनिमम टिकट पे कैंसिलेशन का, वो रहेगा। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा ऐसा हमारा मानना है। वैसे भी अभी फीडबैक तो जैसे रेलवे मिनिस्टर के जो इमरजेंसी कोटा वाला सेक्शन होता है, उस सेक्शन में करीब 70% कम हो गए रिक्वेस्ट। तो जब से ये तत्काल और ये सब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, पहले अगर डेली 400-500 रिक्वेस्ट आते थे, अब वो कम होके 150-200 के आसपास आ गए। मुझे लगता है ये रिफॉर्म और करेंगे तो उसके बाद में और भी जेन्युइन पैसेंजर्स को टिकट कंफर्म मिलेंगे, और कंफर्म मिलने से जो EQ वाला रिक्वेस्ट आता है वो और कम हो जाएगा। आपका क्या अनुभव है? मुझे भी पार्लियामेंट से आते हुए रास्ते में 2 जर्नलिस्ट मिले थे अपने साथी। वो कह रहे थे कि अब हमारे पास बहुत कम आता है कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट। मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट पहले जितना ही है या कम हुआ? उन्होंने कहा बहुत कम हो गया। आप लोगों का क्या रिक्वेस्ट है? आप लोगों का क्या अनुभव है? बढ़ा है। और मतलब आप कम हुआ है। और लास्ट मिनट में छुट्टी है ना, कुछ सेलेक्टेड। लेकिन पहले की कंपैरिजन में अगर ओवरऑल देखो तो मतलब हमारा अनुभव है कि कम है। दूसरा, रिफंड में बड़ा एक चेंज किया है कि पहले पुराने टाइम में, मतलब अभी तक का जो सिस्टम है उसमें ये था कि कैंसिल करवाना है तो टर्मिनेटिंग स्टेशन पे ही कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये बड़ी अपने आप में एक कंस्ट्रेंट हो जाता था। उसको रिमूव करके देश के किसी भी स्टेशन से काउंटर पे जाके, जो ऑनलाइन है, विच इज नाउ 88% है, 88% तो वैसे ऑनलाइन है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो 12% काउंटर से निकलते हैं टिकट, उसमें अब किसी भी काउंटर से अक्रॉस द कंट्री, एनी स्टेशन, एनी काउंटर, पीपल कैन गो एंड कैंसिल द टिकट। और जो TDR वाला, ई टिकट्स के लिए TDR वाला रिक्वायरमेंट था, जिसको टिकट डिपॉजिट रिसीट करना कहते थे, वो उसको कंप्लीटली। तो वहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत वृंदावन में जीवन दीप आश्रम के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान ही उन्होंने संतों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे। अपने संबोधन में उन्होंने धर्मांतरण पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का लालच या फिर दबाव डालकर किया गया धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान सिर्फ घर वापसी ही है और इसके लिए समाज को मिलकर काम करना होगा। शिक्षा पद्धति की इतनी सारी चर्चा चलती है, शिक्षा पद्धति कैसी होगी? हमारे जो आश्रम है, हमारे जो गुरुकुल है, आज भी वो सुसंगत है। पाश्चात्य जगत में सबसे अच्छी शिक्षा जहां होती है फिनलैंड, उनकी शिक्षा पद्धति देखा जाए तो गुरुकुल और आश्रम की पद्धति से समान है। यहां पर वास्तविक ज्ञान होता है। पेट भरने का ज्ञान केवल नहीं, पेट तो सब भरते हैं, इसको कभी भी भरते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले होता है। और अनपढ़ लोग तो पान का ठेला चलाते और पंचर निकालते हैं, क्या उनकी बेटी की गलती नहीं? हर पर्सन तो ऐसे लोग हैं जो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रखते। पेट भरने के लिए साहस है।
दिल्ली का बजट इस बार रिकॉर्ड स्तर पर है और इसे लेकर सियासी बहस भी तेज हो गई है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे बहुत ही महत्वाकांक्षी बताया है। उनका कहना है कि इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2 साल पहले सत्ताधारी पार्टी ने केवल 17,000 करोड़ रुपए का ही बजट पेश किया था। वहीं पर पिछले साल में बजट 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। सिरसा के अनुसार ही इस साल का जो बजट है वो इसी क्रम को आगे बढ़ाने वाला है और दिल्ली की विकास योजनाओं में नई ऊर्जा भरने वाला है। ये बजट दिल्ली के लिए बहुत ऐतिहासिक बजट है। उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, पिछले साल का आम आदमी पार्टी का 17,000 करोड़ का बजट था। जब हमने पिछले साल 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया तो ये रेखा गुप्ता जी से सवाल पूछ रहे थे, कहां से आएगा पैसा, कैसे आएगा पैसा, कहां खर्च होगा पैसा। तो माननीय रेखा गुप्ता जी के एक्सपीरियंस ने यह साबित कर दिया कि 1 लाख करोड़ रुपया खर्च भी हुआ और उसमें से लगभग 30% इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होना मतलब दिल्ली को और मजबूत करना, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। इसी तरह इस साल का 1,03,000 करोड़ का जो बजट है, इसके अंदर भी आप देखिए लगभग 30,799 करोड़ रुपया जो है वो कैपिटल में खर्च हो रहा है। इतना पैसा 40,000 करोड़ के आसपास, 30,000 करोड़ के आसपास जो पैसा 31,000 करोड़ खर्च हो रहा है, इससे आप सोच के देखिए कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आने से दिल्ली कितनी विकसित होगी। आप देखिए, दिल्ली में हमारी जो खुद की कलेक्शन है, हम लगभग 75% इस बजट में से अपने खुद के ऑन रेवेन्यू से कलेक्शन के ऊपर बजट का काम कर रहे हैं। इस कलेक्शन के अंदर जीएसटी और वैट का अगर मिला लें तो लगभग 60,000 करोड़ रुपया तो जीएसटी, वैट और उनसे, और कुल मिला के अगर हम देखें तो 75% जो बजट है वो हमारी खुद के रेवेन्यू से आ रहा है, खुद के कलेक्शन से आ रहा है, खुद के टैक्स मनी से आ रहा है। तो टैक्स मनी की भी इजाफा हुआ है। जीएसडीपी में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो 5 लाख रुपया पर पर्सन बनी हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा हिस्टोरिकल है और इसके बाद इस साल की हमारी उम्मीद है कि 5,30,000 होगी। तो इसके साथ साथ दिल्ली का ये ग्रीन बजट है। दिल्ली के जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह का भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ई वेस्ट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, इन सब के अंदर भी पहली कोशिश की गई है कि उसको ग्रीनरी के साथ मिला के इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे बन सकता है, इसकी चिंता की गई। इसलिए इस बजट का नाम ही ग्रीन बजट रखा गया। दिल्ली सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया है, जिसमें विकास, पर्यावरण, शहरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार के साथ में राष्ट्रीय राजधानी में तेजी से प्रगति हो रही है। इस दौरान आगे सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते। हमने 70.3% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रखा है और 29.7% कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसमें आवंटित किया है, जो पिछले साल से भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस वर्ष हम करने वाले हैं। वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स और जीएसडीपी रेशो 4.95% थी और वर्ष 26-27 के लिए यह प्रतिशत 5.09% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से बेहतर है, ज्यादा है। और इसी के साथ दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस 9,092 करोड़ रुपए का इस वर्ष रहने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए हमने इस बार दिल्ली के बजट पे कुछ विशेष प्रयास किए हैं और दिल्ली के बजट को इस बार हमने ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया है, ग्रीन बजट के रूप में। और हर योजना को हमने ग्रीन लेंस से देखा है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है। इसलिए हमने पूरे बजट का 21% हिस्सा
21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है। इस बार जो पर्यावरण को बेहतर करने में खर्च होगा, यह बजट शासन की सोच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जहां विकास और धरती मां के संरक्षण के बीच संतुलन साधा गया है, जो आज के वक्त की। चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किया और इस दौरान ये अपने संबोधन में सीएम ने कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा 2017 में जब हम निवेश की बात करते थे तो निवेशक ठहाके लगाकर हंसते थे और कुछ लोग कहते थे कि हमने 5 साल पहले ही संकल्प ले लिया कि यूपी नहीं जाएंगे। सीएम ने यह भी कहा कि पहले माफिया का प्रभाव था और कोई भी सुरक्षित नहीं था और पहले हर जिले में समांतर सरकार चलती थी, कोई सुरक्षित नहीं था। तब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई और अब माफिया कोई भी हो दुस्साहस जो है वो नहीं कर पा रहा है और यमराज के यहाँ पर टिकट जरूर काट रहा है। इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, जो सपना आज से 9 वर्ष पहले हम लोगों ने देखा था, आप सबकी उपस्थिति उस सपने को जमीनी धरातल पर हकीकत में उतारने वाली है। आपने प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया, तो आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए उस प्रकार का वातावरण आपको मिल सके, इसको प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार ने प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार करके आपके सामने प्रस्तुत किया है और जिसके कारण आज पूरे देश के अंदर किसी भी उद्यमी के लिए सबसे पसंदीदा निवेश का स्थल कोई होता है तो वह उत्तर प्रदेश होता है। अब चलेंगे चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सचिवालय में पहुंचे और हरियाणा कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य की कई नीतियां, विकास परियोजना और आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर क्षेत्र में विकास को गति देना और जनता के हित में निर्णय लेना है। बैठक में कई विभागों के मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों की प्रगति और आगामी योजनाओं की भी जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से और पारदर्शिता के साथ किया जाए। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि पंजाब एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह आयोजन न केवल भारतीय हॉकी के लिए गर्व का अवसर है, बल्कि पंजाब में खेलों के विकास और खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ावा देने का भी एक बड़ा मंच है। उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि खिलाड़ी और दर्शक दोनों ही बेहतरीन अनुभव का आनंद ले सके। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की, जिन्होंने राजधानी भोपाल में कैबिनेट की बैठक की। बैठक में राज्य के कई विभागों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और विकास योजनाओं को समय पर लागू किया जाए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और आर्थिक सुधारों से संबंधित कई प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य प्रदेश में सुशासन, विकास को मजबूत बनाना है। अधिकारियों ने बताया है कि आगामी योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केरल विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 9 अप्रैल को केरल में विधानसभा मतदान होना है और पार्टी के आदेश के अनुसार उनके प्रतिनिधि वहां नामांकन समारोह में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल वे केरल के 3 विधानसभा नामांकन समारोह में गए थे, जहां पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां की जनता एलडीएफ और इसके साथ यूडीएफ को चुनौती देना चाहती है और एनडीए से प्रभावित है। साय ने भरोसा जताया है कि पार्टी को केरल में अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है और सभी कार्यक्रमों में जनसंपर्क, संगठनात्मक मजबूती को बढ़ावा दिया जाएगा। आगामी 9 अप्रैल को केरल में विधानसभा चुनाव का मतदान होना है और पार्टी का आदेश हुआ था कि वहां पर अभी हमारे प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो उसमें समारोह में शामिल हों और हम कल केरल के 3 विधानसभा के नामांकन दाखिला समारोह में शामिल हुए। एक तो चेंगन्नूर, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्री एम.वी. गोपा कुमार। एक विधानसभा है अरनमुला, वहां पर पूर्व गवर्नर राजशेखर जी प्रत्याशी हैं और एक विधानसभा कोनी, यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी हैं सुंदरेशन जी। तो 3 विधानसभा के नामांकन दाखिला कार्यक्रम में कल हम शामिल हुए और एक रात रुके भी, बहुत लोगों से मुलाकात भी हुई और वहाँ कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और वहाँ की जनता एलडीएफ और यूडीएफ को इस बार मजा चखाना चाहती है, कहे कि उनका भ्रष्टाचार, उनके कुशासन को बहुत दिनों तक देखी है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए से प्रभावित हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी वहां पर सफलता एनडीए को। अब रुक करते हैं राजस्थान की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोबरेन में मौजूद ज्वाला माता मंदिर में पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने मंदिर में जाकर देवी माता के दर्शन किए। मंदिर परिसर में विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना की। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा और श्रद्धालुओं ने भी इस अवसर पर देवी माता की पूजा में भाग लिया है। मुख्यमंत्री ने भक्तों से बातचीत करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजनों में लोगों की भागीदारी समाज में सांस्कृतिक आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देती है। और अब बात असम में राजनीति हलचल की, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लिया। सीधे जनता के बीच में जाकर उनसे संवाद किया और मुख्यमंत्री शर्मा ने भी यात्रा के दौरान साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार हर क्षेत्र में विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता देती नजर आती है। उन्होंने जनता से सीधे संवाद और सुझाव की अपेक्षाएं भी की हैं, जिसे मौके पर हजारों लोगों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का लाभ और आने वाले विकास प्रोजेक्ट्स की भी जानकारी जनता के साथ साझा की। वहीं संसद परिसर में एनएसपी और एससीपी के सांसदों ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने साफ तौर पर कहा कि प्याज की कीमतों में लगातार वृद्धि आम जनता के लिए भारी बोझ बन रही है और इससे गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से ही तुरंत कदम उठाने और प्याज की किल्लत और महंगाई पर नियंत्रण करने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान ही सांसदों ने नारे लगाकर और हाथों में बैनर लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और यह प्रदर्शन, और आपको बता दें कि संसद भवन में परिसर के मुख्य मार्गों और गेट के पास में केंद्रित रहा है, जिससे परिसर में हल्की अफरा तफरी का भी माहौल देखने को मिला। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।